हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, एज यू ऑल नो कि हम लोग एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमने कल से सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस शुरू कर दी हैं, जिसमें हम 100 प्रश्न कल भी हमने 100 प्रश्न डिस्कस किए थे। आज की क्लास में टोटल 105 प्रश्न रहेंगे जिनको हम लोग समझेंगे और ये हमारा सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। अभी तक आपको या जिस विद्यार्थी को जितना पढ़ना था, एनसीईआरटी पढ़नी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, वो सारा हो चुका, पढ़ाई आपकी हो चुकी। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम बचा है। अभी आपके पास ये समय बचा है कि आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेंगे उतना आपके लिए हेल्प रहेगा। चीज़ें जो आपको याद नहीं है वो रिमाइंड हो जाएंगी, जो कुछ नया रहेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा हमारा। 105 प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला। यहाँ से कई प्रश्न आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि महाजनपदों के राजाओं या शासकों ने नियमित रूप से टैक्स वसूला। निम्नलिखित में से कौन से टैक्स के स्रोत थे जहां से टैक्स वसूला जाता था? तो फसलों पर टैक्स लगाया इन्होंने, अच्छी बात है। जी हाँ, शिल्पकारों पर भी टैक्स लगाया था, व्यापारियों पर टैक्स लगाया, लेकिन तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगाया नहीं लगाया, इसका कहीं पर कोई प्रमाण, कोई विवरण नहीं मिलता है। तो ए बी सी जो ऑप्शन आपका रहेगा। इसके अतिरिक्त और भी चीजें हैं, जो दुधारू पशु होते थे उन पर भी इन्होंने टैक्स ठोका था, और जो कहीं से कोई खजाना प्राप्त हो गया उस पर भी इन्होंने टैक्स ठोक दिया था, और जंगल से जो प्रोडक्ट मिलते थे, जो वस्तुएं मिलती थी, उन पर भी इन्होंने टैक्स लगाया था। ठीक है, तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगाया, इसका विवरण कहीं पर भी नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जी हाँ, होती थी, क्योंकि सम्राटों के शासन का जो क्षेत्र होता था वो बहुत बड़ा होता था। ठीक है, सम्राटों के पास बड़ी संख्या में टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी भी होते थे, क्योंकि उनका साम्राज्य, उनका क्षेत्र बड़ा होता था, तो टैक्स वसूलने के लिए वो क्या करते थे, अधिकारियों को लगा लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं, 1, 2 की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, फटाफट क्वेश्चंस को पकड़ते चलिए। निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? देखिए, इसमें मंगोल जो है ये दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है, क्योंकि मंगोल एक जाति है। मंगोल क्या है? मंगोल जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत क्या करते थे, और वे बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। ये दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। बाकी राजपूत वंश और प्रारंभिक तुर्की शासक हो गए, सैयद वंश, ये सभी दिल्ली सल्तनत के भाग के अंतर्गत आते हैं, यानी दिल्ली सल्तनत के भाग हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी, किससे संबंधित? टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट्स, ठीक है, इससे संबंधित दिखाई पड़ने वाला परिवर्तन था। तो इसमें टेक्नोलॉजी और स्टाइलिस्टिक से संबंधित जो दिखाई पड़ने वाला जो परिवर्तन था वो था हमारा चापाकार और चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग, यानी कि एक्यूरेट एंड यूज ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट। ओके, तो चापाकार और चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी और शैली संबंधी दिखाई पड़ने वाला एक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए, 12वीं शताब्दी के अभिलेख संकेत करते हैं कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। वर्ण की बजाय जो जाति थी ये समाज के संगठन का आधार बनी। जी हाँ, हमने इसको पढ़ा है। अगला कहता है कि एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कई जनजातियों एवं विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकारों को जातियों का दर्जा दे दिया गया। नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 12वीं शताब्दी में, यानी कि मध्यकाल के समय, एकता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए ना किसी जनजाति को, ना किसी विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकारियों को जातियों का दर्जा दिया गया था। इन लोगों को जातियों का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल ठेस पहुंचा रहे थे। फिर कहता है कि 1824 में सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से मना कर दिया। जी हाँ, किया था, लेकिन जमीन के रास्ते जाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो इस प्रस्ताव को मानने को तैयार थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे।
ठीक है, 1-2 का उदाहरण है, क्योंकि सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे कि आपको समुद्र के रास्ते भी दूसरे देश अगर जरूरत पड़ी तो जाना पड़ सकता है, इससे सिपाहियों को खराब लगता था, क्योंकि उनका समुद्र पार यात्रा न करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि समुद्र पार जाने से उनकी धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 1-2 का उदाहरण है। अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न बहुत बेहतरीन है, कहता है जनजातियों को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ सुमेल कीजिए। किस जनजाति का या किस जनजाति का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? सबसे पहले आता है खोखर जनजाति। खोखर जनजाति का प्रभाव पंजाब क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पंजाब क्षेत्र में। लंगाहा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? मुल्तान क्षेत्र में पाई जाती है। बलोच की बात करें तो बलोच जनजाति जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। गड्डी जनजाति का प्रभाव जो है ये पश्चिम हिमालय में है। गड्डी जनजाति का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी हिमालय में है। तो इस तरीके से इसको हम मैच कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो A3B1 ढूंढो कहाँ है? A3B1। ठीक है, बाकी A1 काट दो, A1 काट दो, A3 काट दो, B1 यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट वन हमारा राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन ओवर हियर। अगला प्रश्न लीजिए, ब्रिटिश शासन की आदिवासी मामलों पर भूमिका के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। अब ये कहता है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और ताकत में बहुत परिवर्तन आया। किसके तहत? ब्रिटिश शासन के तहत, अंग्रेजी शासन के तहत। ठीक है, बात तो आपकी सही है। कथन बी कहता है कि आदिवासी मुखियाओं को कई गांवों पर ज़मीनों का मालिकाना मिला। ज़मीन के मालिक बने और साथ में ज़मीन को किराए पर देने का भी अधिकार इनको मिला था। तो इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। आपको बता दें, आदिवासी मुखियाओं की गांव में अन्य जाति समुदाय से आर्थिक स्थिति अच्छी थी। ठीक है, आदिवासी समुदायों को जंगल के हिस्से में एक अधिकार भी दिया गया था। दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित संस्थाओं का उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ मिलान कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कहता है ब्रह्म समाज। एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। चलिए, अब सही है। ब्रह्म समाज की बात करें तो जो ब्रह्म समाज है ये मूर्ति पूजा और बलि का निषेध करता है। मूर्ति पूजा और बलि का विरोध करते थे। कौन? ब्रह्म समाज को मानने वाले ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा और बलि का निषेध किया। वहीं पर डेरोजियो एवं यंग बंगाल जो है ये सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते थे। वेद समाज की बात करें तो वेद समाज जो है ये जातीय भेदभाव की समाप्ति की मांग करते थे। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन जो है ये समाज सेवा द्वारा मुक्ति की मांग करते थे। ठीक है, तो और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1 मई 1897 में की गई थी। ओके, तो ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा और बलि का विरोध करते थे, निषेध करते थे। डेरोजियो एवं यंग बंगाल जो है ये सोच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करते थे। इसके बाद वेद समाज जो है ये जातीय भेदभाव की समाप्ति की मांग करते थे। रामकृष्ण मिशन जो है ये समाज के द्वारा मुक्ति की मांग करते थे। तो इस तरीके से हमारा ये मैच हो जाएगा। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न लीजिए, परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन के लिए हुआ था। परमहंस मंडली का जो गठन है वो जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम, ठीक है, जातीय व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हुआ था। और 1849 ईस्वी में बॉम्बे में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जाति के नियमों को तोड़ने से था। ठीक है, कि जो जाति के लिए बनाए गए नियम हैं उनको तोड़ा जाए। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता को सिखाया, मुख्यतः जातियों के निर्दिष्ट कार्यों से बाहर काम के अवसरों की मांग करके नहीं। इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए कि सभी मानव एक ही जाति से हैं। ठीक है, क्या है? सभी मानव एक ही जाति से हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से लोगों के सामाजिक स्तर को बेहतर बनाना, नहीं, यह भी गलत हो जाएगा हमारा। केवल बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है। और आपको बता दें कि जी श्री नारायण गुरु जो हैं ये सभी लोगों के प्रति आदर्श भाव रखते थे। इनका मानना था कि पूरे विश्व के मनुष्य की जाति एक है, पूरे विश्व के मनुष्य की जाति एक है। उनका कहना था मानव की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है।
ऐसा श्री नारायण गुरु कहते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि रॉलेट सत्याग्रह ये कब आया? रॉलेट सत्याग्रह जो है ये 1919 में आया। ओके, फिर आपकी पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी? पूर्ण स्वराज की मांग उठी आपकी 1929 में। दांडी यात्रा 1930, असहयोग आंदोलन 1921। अब देखिए ए जाएगा 3 के साथ में, ए गया हमारा 3 के साथ में, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा इसको इस तरीके से, अभी क्लियर हुआ? ए गया हमारा, अच्छा फिर गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। रॉलेट सत्याग्रह हमारा कब हुआ? 1919 में, ए गया 3 के साथ में। पूर्ण स्वराज की मांग कब उठी? 1929 में, B4। दांडी यात्रा कब हुई? 1930, C2। डी एक बचा, उसको इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन से कानून के द्वारा ब्रिटिशों ने भारतीयों की प्रांतीय स्वायत्तता दी थी? ठीक है, किस कानून के द्वारा? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द ब्रिटिश प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू इंडियंस? भारतीयों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो किसके तहत दी थी, किस कानून के द्वारा दी थी? तो इन्होंने दिया था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस अधिनियम के द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। जो 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण का मूल आधार भी बना। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही क्योंकि राज्य के मध्य प्रशासनिक लेन देन एवं संप्रेषण सरल होंगे। ठीक है, तो ये तो बात ठीक है कि अंग्रेजी भाषा प्रयोग में रही, मानते हैं बात। राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वतंत्रता पश्चात निर्विरोध स्वीकार कर लिया गया, नहीं, ये पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी को दर्जा दिया गया। किसको दर्जा दिया गया? हिंदी को दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे हमारा ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, और ये जो हिंदी को क्या हुआ, राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया और संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। इसी दिन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय भी बढ़ता जाता है। सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। हमने भूगोल में इस चीज़ को पढ़ा था। किस देशांतर को भारत के लिए मानक याम्योत्तर माना गया है? खूब पढ़ा है हमने। 82 डिग्री 30 पूर्व को क्या माना गया है? इसको देशांतर जो है ये याम्योत्तर को भारत का मानक माना गया है, 82 डिग्री 30 पूर्व को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का मानक याम्योत्तर है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वत और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित है? देखिए, विषुवत रेखा इन दोनों क्षेत्रों से होकर के गुजरती है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है इनके बारे में। और ये जो एंडीज पर्वत की बात हो रही है तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका से लेकर के उत्तर से दक्षिण की ओर तक फैली हुई है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। विषुवत रेखा एंडीज पर्वत और डिवाइडिंग रेंज से होकर के गुजरती है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। ग्लोब किसी एक देश के बारे में मानचित्रों की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी देता है। किसी एक देश के बारे में जानकारी देता है ऐसा तो नहीं है, ग्लोब तो समूचे विश्व को दिखाता है, समूचे विश्व को दिखाता है ये। ठीक है, बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर दर्शाया जाता है। ओके, ठीक है, ये तो पॉइंट सही है हमारा। मानचित्र पर पठारों को दर्शाने के लिए केवल लाल रंग का प्रयोग होता है? नहीं, पठारों को दर्शाने के लिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? पीले रंग का। तो सी भी कट गया। ठीक है, सी इसलिए कटा क्योंकि यहाँ पे लाल रंग लिखा था, जबकि पठारों को पीले रंग से दर्शाया जाता है, इसलिए सी गलत हो गया। बी तो हमारा राइट है ही। और ग्लोब किसी एक देश के बारे में नहीं, ग्लोब पूरे विश्व की जानकारी देता है, इसलिए ये कट गया। तो केवल बी बचा हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बचा? केवल बी बचता है। जैव मंडल में सभी जीव जंतु जो हैं एक दूसरे से परस्पर संबंधित पर निर्भर नहीं है, ऐसा नहीं है।
एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं पर संबंधित नहीं, ये भी गलत है। ना तो संबंधित है ना निर्भर, ये भी गलत है। बचा क्या, जैव मंडल में सभी जीव जंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एक पीड़ानाशी दवाई है इससे किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। उनको बचाने के लिए कौन से कदम प्रासंगिक हैं? डिक्लोफिनेक के उत्पादन पर रोक लगाया जाए या उसके उपयोग पर रोक लगाया जाए? सीधी सी बात है कि उसके उपयोग को बंद कर दो, उसका यूज ही मत करो, ठीक है, यही इसमें सही है। गिद्धों के दूसरे महाद्वीपों की ओर प्रवासन को बढ़ावा देना, नहीं, ये भी इसमें उचित नहीं है। खान पान की आदत को हम बदल नहीं सकते। आरक्षित स्थानों पर गिद्ध के प्रजनन का प्रवास भी हम प्रयास कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गिद्ध पैदा हों, प्रजनन के लिए उनको टाइम दिया जाए या ऐसे स्थान हो जहाँ पर वो प्रजनन कर सकें, ये एफर्ट हम कर सकते हैं। इसमें बी और ई सही है, ठीक है, बी और ई दो ऑप्शंस में हमारे राइट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन के रूप में देखा जाता है। चलो ये तो सही है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण का किसी भी नवीकरणीय संसाधन पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई? ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे चीज़ ख़त्म नहीं होगी, बिल्कुल ख़त्म होगी, प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो बी गलत है इसमें। ए सही है लेकिन बी गलत है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन लीजिए, गल्फ स्ट्रीम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गल्फ स्ट्रीम कल हमने बताया था गर्म जलधाराओं का उदाहरण है गल्फ स्ट्रीम। ठंडी जलधाराओं में कौन आ जाएगी? लेब्राडोर, ठीक है, क्या आ जाएगी? लेब्राडोर कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, पवनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पवन क्या है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम भी कहा जाता है। बात तो सही है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। हॉर्स अक्षांश उच्च दाब क्षेत्र है, ये भी पॉइंट सही है, दोनों ही राइट हो जाते हैं। ए और बी दोनों पॉइंट यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है वो क्वेश्चंस को फटाफट हवा में उड़ा देगा। ऋतु प्रवास हेतु लोग अक्सर रहते थे। ऋतु प्रवास टू प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमन्स पीपल हैव ऑफन लिव्ड इन, कहाँ रहते थे? तो ऋतु प्रवास के लिए लोग अस्थायी बस्तियों में रहते थे, क्योंकि इनको समय समय के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, समय के अकॉर्डिंग ये अपने निवास स्थान को बदल लेते थे, ठीक है, तो यहाँ पे अस्थायी बस्तियों में ये रहते थे। अगला प्रश्न कहता है कि अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग क्या होगा? यदि किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उसका रंग नीला हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है संभाव्य संसाधन, यानी कि जिनकी संभावना है कि भविष्य में संसाधन बनेंगे, उनका निकट संभाव्य संसाधन का निकट भविष्य में इस्तेमाल हो सके, इसके लिए कौन सा कथन उठाया जाना चाहिए? तो यानी कि ऐसा संसाधन जिनका हम जल्दी से जल्दी भविष्य में प्रयोग कर सकें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? संसाधन से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी है उसके स्तर को बढ़ाया जा सके, ताकि वो चीज़ जल्दी एक वास्तविक संसाधन का रूप ले सके, ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि सूती वस्त्र उद्योग और जूट आधारित उद्योग में कुछ समान लक्षण मौजूद हैं, कुछ समान लक्षण मौजूद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें सनराइज उद्योग के रूप में जाना जाता है। सनराइज उद्योग थोड़ा ना कहा जाता है, सनराइज उद्योग का संबंध तो उभरते हुए उद्योग से होता है ना, और सनराइज उद्योग तो उन उद्योगों या क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में तेजी से सक्सेस पा रहे हों या ऐसा करने की क्षमता रखते हों। उभरते हुए उद्योग को हम सनराइज उद्योग कहते हैं, ठीक है। सनराइज उद्योगों में सूर्य की किरणों की तीव्रता महत्वपूर्ण, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों ही गलत हैं, यहाँ पे ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि हमारे राष्ट्रगान के बंगाली में हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद इसमें से कोई नहीं किया था, हिंदी अनुवाद किया था कैप्टन आबिद अली ने। किसने बंगाली में हिंदी अनुवाद, राष्ट्रगान के बंगाली में हिंदी अनुवाद किसने किया था? कैप्टन आबिद अली ने किया था, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाता है राइट, कैप्टन आबिद अली, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का एक उदाहरण है? देखिए, विविधता का मतलब है कि जहाँ पे हम भाषा में विविधता पाई जाए, संस्कृत में विविधता पाई जाए, ठीक है, वो विविधता है। भेदभाव का मतलब यहाँ पे है एक अपार्टमेंट में कुछ परिवार होली का त्यौहार मनाते हैं तो कुछ क्रिसमस का, ये विविधता है, ये डाइवर्सिटी है। हमारा त्यौहार अलग है, आपका अलग है, ये डाइवर्सिटी है, भेदभाव नहीं है। एक स्कूल में कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, कुछ को ज़मीन पर बैठाया जा रहा है, ये भेदभाव है, ये भेदभाव है, ये डाइवर्सिटी नहीं है। कुछ मछली बेच रहे हैं, कुछ फल, ये डाइवर्सिटी है। कुछ घर सफ़ेद रंग के हैं, कुछ पीले, ये डाइवर्सिटी है। भेदभाव कहाँ हो रहा है? जहाँ कुछ बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं, कुछ ज़मीन पर, ये भेदभाव है। ठीक है, आपके यहाँ 2 मेहमान आए, एक अमीर है, उसके साथ में एक गरीब आया है। ठीक है, आपने अमीर को बढ़िया कप में चाय दे दी और गरीब को टूटे हुए गिलास में चाय दे दी, ठीक है, या किसी बड़े पुराने बर्तन में चाय दी, तो ये आप भेदभाव कर रहे हैं, है ना, जबकि दोनों मानव हैं, दोनों इंसान हैं। अगला प्रश्न, एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के बारे में सही नहीं है? कौन सा पॉइंट सही नहीं है भाई? नगर निगम शहरों में स्कूल एवं अस्पतालों का प्रबंधन करते हैं, ये तो ठीक है। बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ होती हैं, नहीं, बड़े शहरों में नगर पालिकाएँ नहीं, नगर निगम होते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल नगर प्रशासन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नगर निगम संपत्ति कर की उगाही करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टैक्स को भी कलेक्ट करते हैं। निगम पार्षद चुनाव सदस्य होता है, सारे पॉइंट सही हैं, बस ये गलत है क्योंकि यहाँ पे नगर पालिकाएं नहीं, नगर निगम होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न नीचे कहता है, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड? एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, वो तो बेचारा वर्कर है, श्रमिक है, उसका खुद का काम थोड़ो है, सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ो है वो। एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, कॉस्मेटिक ब्रांड सेल्स वीमेन, इसका भी सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी नहीं है, ये भी, इसका भी खुद का काम नहीं है। जो रिक्शा चला रहा है ना, उसका खुद का काम है, उसको कोई कहने वाला नहीं है कि तुम रिक्शा चलाओ या खड़ा कर दो, जब मन होगा तब चलाएगा, नहीं तो खड़ा करके आराम करेगा। ठीक है, अगर बैठ के चाय पी रहा तो कोई ये नहीं कह सकता कि जल्दी चाय पियो, रिक्शा चलाओ, है ना, ये उसका खुद का काम है। कॉल सेंटर का कर्मचारी, उसके ऊपर भी तो बॉस उसको दिन भर धमकाता रहता है। सिंपल सी बात है, सी जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है राजीव के पास 15 एकड़ जमीन है, ठीक है, उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकार बैंक से मिला है। 1 लाख रुपए सरकार ने उसको दिया है कि भैया बीज खरीद लो। वो समझौता किस परिवार से? दुकानदार है, वो दुकानदार है तो वो बीज क्यों खरीदेगा? 15 एकड़ ज़मीन है, दुकानदार नहीं है। छोटा किसान तो हो ही नहीं सकता, 15 एकड़ ज़मीन है। खेत मजदूर नहीं है, वो बड़ा किसान है। कौन है? वो बड़ा किसान है। 15 एकड़ ज़मीन है, 1 लाख रुपए सरकार उसको दे रही है, ठीक है, वो बड़े किसान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 10 एकड़ से ऊपर ज़मीन वाले किसान को बड़े किसान की श्रेणी में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आमार जिबारी, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, एनसीईआरटी पॉलिटी में हमने पढ़ा था। आमार जिबारी एक डैश के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ये आध्यात्मिक गुरु के अनुभव का विवरण कर रही है, गृह सेवक, गृहिणी या दलित की। ये एक हाउस वाइफ के अनुभवों का विवरण करती है। ठीक है, आमार जिबारी, जिसमें वो जो इनकी जो लेखिका हैं राजसुंदरी देवी, ठीक है, आमार जिबारी किसने लिखी? राजसुंदरी देवी। ठीक है, ये उनकी आत्मकथा है जो कि छुप छुप करके लिखना पढ़ना उन्होंने सीखा था, राजसुंदरी ने। अगला प्रश्न लीजिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? ठीक है, किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए? जीवन के अधिकार का, राइट टू लाइफ। ठीक है, जीवन का जो अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है कि जो जीविका का अधिकार है यह जीवन के अधिकार का एक अंग है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय संविधान के वैलिड वर्क हैं या वैध कार्य हैं? तो देखिए, ये कुछ हद तक विश्वास पैदा करता है।
जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ साथ रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये उल्लेख करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। ये अभिव्यक्त करता है कि कौन, कैसे और किस आस्था का पालन करेगा। ये बात तो संविधान तय नहीं करता। ठीक है, ये संविधान का वैध कार्य नहीं है कि कौन, कैसे और किस आस्था का पालन करेगा। जिसकी मर्जी, जो जैसे और जिस आस्था का पालन करे। ठीक है, सी कट जाएगा, ए और बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है। महिला का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न, ये तो है, ये तो महिलाओं का जो है कि जो यौन उत्पीड़न हो रहा है ये संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, और घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियां, वर्बल और इमोशनल थ्रेट्स जो धमकियां दी जा रही हैं, ये भी महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित है। ठीक है, कौन नहीं, हमें ये ढूंढना है। घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण हो रहा है, ये भी संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित है। महिला की जाति के आधार पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, ये घरेलू हिंसा, ये जो है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है। ठीक है, महिलाओं को जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है, तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। और आपको बता दें, वर्ष 1989 में लाया गया अत्याचार निवारण कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कहता है मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में डैश पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता करें। किस प्रकार के पूर्वाग्रहों को, तो ये जातीय आधार पर जो पूर्वाग्रह बने हुए हैं इनको कम करने में सहायता करेगा। मिड डे मील, जिसमें जो है नीची जाति की महिलाओं को खाना पकाने के लिए लगाया गया है ना, जिससे लोगों के अंदर ये जो जातीय भेदभाव है ये खत्म हो सके। ऑप्शन डी बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, सीखने से संबंधित अक्षमता यानी कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसे विद्यार्थी श्रेष्ठ रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ सीख सकते हैं। कहाँ सीख पाएंगे? ऐसे विद्यार्थी समावेशी शिक्षा में सीख पाएंगे, समावेशी क्लास में सीख पाएंगे। ठीक है, किस क्लास में सीख पाएंगे? समावेशी क्लास में सीख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे चाहे जो प्रतिभाशाली बच्चे हों, एवरेज बच्चे हों, मंदबुद्धि बच्चे हों, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हों, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी जोर देती है, उसको ध्यान में रखती है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर हर समूह को अलग अलग काम देता है। पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, फिर सभी ग्रुप्स में अलग अलग काम दे दिया गया, तुम ये करो, तुम ये करो। जब तक विद्यार्थी अपने समूह में काम कर रहे हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड साफ कर ले? नहीं। अगला पॉइंट हमें क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी कर ले? नहीं। समय का सदुपयोग करते हुए प्रश्न पत्र बना ले? नहीं। एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स का निवारण करना चाहिए कि किस बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ हेल्प करनी चाहिए, उनकी प्रगति की जांच करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन इज, विविधता में एकता के विचार की परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक उन गीतों के एवं कला के स्वरूपों को, गीत और कला की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पॉइंट्स को तुरंत ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो। गीत और कला, इनके स्वरूपों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के विभिन्न भागों में उभरे थे। शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित में विविधता के स्वरूप लाता है। तो यहाँ पे ये कौन सी विविधता नजर आ रही है? अगर गीत और कला की बात हो रही है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्या ये भाषाई विविधता के अंतर्गत आते हैं? क्या गीत और कला, संगीत और कला, क्या ये क्षेत्रीय विविधता को दर्शा रहे हैं, धार्मिक विविधता को दर्शा रहे हैं? नहीं, ये सांस्कृतिक विविधता को दर्शा रहे हैं। किसको? सांस्कृतिक विविधता को दर्शा रहे हैं। ठीक है, संगीत और कला, क्योंकि ये संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। डैश शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं भाई? तो महाकाव्य। महाकाव्य जो हैं ये शूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में
भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ कथाएं भी इंक्लूड हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ा महाकाव्य हमारा महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या हो जाएगा? महाभारत। ठीक है, या मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो महर्षि वेदव्यास के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय में हुआ। ठीक है, राइट है। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। नहीं, ये पॉइंट हमारा गलत है। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान में बुद्ध के उपस्थित संकेतों के स्थान पर बुद्ध प्रतिमाओं द्वारा दर्शाई गई। किसके द्वारा? संकेतों के द्वारा नहीं, बुद्ध प्रतिमाओं के द्वारा दर्शाई गई। और बोधिसत्वों को महायान का आदर्श माना गया। इसलिए यहाँ की वजह से ये प्रश्न हमारा, ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक सही है, दूसरा गलत है। एक सही है, एक सही है, दो गलत है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न नीचे कहता है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। वेरी गुड, दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन रिलेशन हमें इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दोनों में एक और दो दोनों सही हैं, परंतु दो कथन एक से संबंधित नहीं है। वो अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, इसलिए 3 नंबर पॉइंट राइट हो जाएगा। है कथन एक है प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। जी बिल्कुल सही है। 2 कहता है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। उपासना के स्थानों का निर्माण किया, पूजा स्थलों का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 कथन 2 की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट हो जाता है। और ये अपना मान सम्मान, अपना शौर्य पताका लहराने के लिए अपना ये सब किया करते थे ये। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जगहों और अथवा समुदायों का उनकी शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए। अब पॉइंट कहता है बीदर क्या है भाई? बीदर जो है ये कर्नाटक राज्य का एक शहर है और ये अपनी एक विशिष्ट शिल्प तांबे और चांदी में जड़ाई वाले काम के लिए प्रसिद्ध है। तांबे और चांदी में जड़ाई का काम इनका है। फिर आता है सूरत। सूरत कहाँ का शहर है? सूरत जो है गुजरात राज्य का एक शहर है और ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मुख्य रूप से सुनहरे गोटा किनारियों यानी कि जरी वाले वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं पांचाल की। पांचाल जो है ये भारतीय हस्तशिल्पकार जाति समूह है जो कि लोहे से संबंधित काम यानी कि लोहार के काम के लिए जाने जाते हैं। सालियार जो है ये राजस्थान राज्य का शहर है जो बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए, लिख लीजिए इनको। ठीक है, बीदर 1 जाएगा 4 के साथ में, 2 गया हमारा 3 के साथ में, सी गया 1 के साथ में, डी गया हमारा 2 के साथ में। इस तरीके से इसको सामने सामने लिख करके आप रट लीजिए। अशोक ने अपने अभिलेखों में ये सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था। मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे और कभी कभी ये विवाद पशु बलि तक पहुंच जाता था। ये भी बात सही है, पशु बलि तक पहुंच जाता था। यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 का रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नीचे कहता है, ये हमने खूब पढ़ा है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। ग्राम भोजक कौन होता था? हमने तो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है। ग्राम भोजक भूस्वामी यानी कि गांव का प्रमुख। ठीक है, गांव के प्रमुख जो होते थे उसको ग्राम भोजक कहलाता था वो। गृहपति कौन है भैया इसमें? गृहपति जो है वह स्वतंत्र कृषक। ठीक है, गृहपति जो है वो स्वतंत्र कृषक होता था। दास कर्मकार कौन थे भैया? दास कर्मकार जो है ये दूसरों की जमीन पर काम करने वाले होते थे। दूसरों की जमीन पर काम करने वाले को दास कर्मकार
कहा गया है। तो इस तरीके से ये मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कहता है राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों या रैयतों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। सेकंड कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कट जाएगा, ए सही है। एक सही है लेकिन दो यहाँ पे गलत हो जाता है। एक सही है लेकिन दो गलत हो जाता है। आइए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने क्या किया भाई? ज्योतिराव फुले ने क्या किया और फिर आगे बेगम रुकैया सखावत ने क्या किया? देखिए जो ज्योतिराव फुले हैं इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ठीक है, क्या किया? इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले और महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था की भी इन्होंने गठन किया था ज्योतिराव फुले ने। अब बात आती है बेगम रुकैया सखावत की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले थे। ठीक है। ताराबाई शिंदे ने क्या किया? इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है स्त्री पुरुष तुलना। पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। ठीक है, और महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी पंडिता रमाबाई ने। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है अगर वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने क्या किया भाई? प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। ठीक है, प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए यानी कि रिमूवल ऑफ कास्ट रिस्ट्रिक्शंस के लिए काम किया, प्रयास किया इसके लिए उन्होंने। अगला प्रश्न लीजिए। राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है हमारा। बेशक सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। हाँ, सिंह सभा जो है वो सिख के लिए है या सिखों के लिए है, सिख सिद्धांतों को प्रोत्साहन के लिए है, ये भी राइट हो जाता है। पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। नहीं, ईवी रामास्वामी नायकर की बात इसमें हो रही। ए और बी दो ही ऑप्शन आपके इसमें राइट होते हैं। ए और बी दो ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभ से नूतन क्रम में लगाइए, यानी कि शुरुआत से लास्ट तक इसको लगाना है, सीक्वेंस देना है इसमें। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? भारतीय लोगों को संप्रभु होने चाहिए, ये चेतना जागृत हुई। या फिर इल्बर्ट बिल को वापस कब लिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित कब हुआ? अब इसमें सबसे पहले बात तो ये आती है कि सबसे पहले लोगों में ये चेतना जागृत हुई कि भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, ये चेतना जागृत हुई। ए पहले आ जाएगा। ए इसमें नहीं है, ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला राइट होगा। ए पहले आ गया। अब इसके बाद आएगा हमारे पास कि इसके बाद क्या हुआ? 1878 में, कब की बात है? 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो डी आ जाएगा इसके बाद में। फिर इसके बाद इल्बर्ट बिल वापस लिया गया 1883 में। 1883 में लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ा, तो बी आ जाएगा। फिर अब सी जो है लास्ट में आएगा। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, सी लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस बन जाएगा। यदि आपको चीज़ें अच्छे से याद हैं, पता है, तब आप ये सीक्वेंस लगा पाएंगे। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गीय नेताओं को लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते जब भारतीयों की न्यायसंगत मांगों की बात आती है। गलत है। इन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों पर बल दिया। इनकी निवेदन की राजनीति विफल रही। इन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया, ये बात सही है। राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गीय नेताओं ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। वर्ष 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। नहीं, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1956 में तैयार की गई। कब की गई? 1956 में तैयार की गई थी, और इसकी जो अवधि है वो 56 से लेकर के 1961 तक रही, इसलिए फर्स्ट काट दो, एक गलत है। ठीक है, अगला लीजिए, एक गलत है। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, ये भी गलत है। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी नहीं,
सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में भारतीय उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि आंतरिक ग्रह गैस से नहीं बने हैं सर, आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह किससे बने होते हैं? चट्टानों से। ये कह रहा है गैस से बने, इसलिए ए तो गलत है, ए तो गलत है, ए गलत है। फिर कह रहा है बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। ओके, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रह को चारों ओर छल्ले भी होते हैं। ठीक है, जैसे बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। तो इस तरीके से हमारा बी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 नंबर जो है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? कौन से अंटार्कटिक में हैं भैया? तो देखिए, मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती। ठीक है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री एवं भारतीय अंटार्कटिका में भारत के सब स्टेशन हैं। ए बी सी राइट हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट होगा सर? ए बी सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीप या महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं? कहाँ से नहीं गुजरती हैं? हम लोगों ने एक बड़ा सा मैप पढ़ा था, उसमें आपको समझाया था कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजर रही है। तो ये जो हैं वो यूरोप और अंटार्कटिका से। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं। बाकी उत्तर अमेरिका से गुजरती हैं और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती हैं, और इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यहाँ से नहीं गुजरती हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामी उत्तर माना गया है। ठीक है, यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है? ये रेखा पूर्वी घाट से होकर के गुजरती है। कहाँ से? ये रेखा पूर्वी घाट क्षेत्र से होकर के गुजरती है। सॉरी, ईस्टर्न घाट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न लीजिए, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे? नहीं। सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे? नहीं। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। ठीक है, विदेशी यहाँ रहते थे ऐसा भी नहीं है। इससे पता चलता है कि सहारा भी कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था, जो कि आज पूरी तरह से बदला हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, आज पूरी तरह भिन्न है। छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। ह्यूमिडिटी की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है। यहाँ पे हमारे ए और आर दोनों ही सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की, क्योंकि अगर हम आपको बताना चाहें तो जनरली जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनका साइज़, उनकी ग्रोथ मेनली उस क्षेत्र के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पौने हैं? स्थायी पौने हमने आपको बताया था। स्थायी पौने कौन सी होती हैं? व्यापारिक पौने। देखिए, स्थायी पौने हैं, व्यापारिक पौने, स्थायी पौने हैं। ठीक है, पश्चिमी पौने, पूर्वी पौने, ये स्थायी पौने होती हैं। अब स्थायी पौने हैं, पूर्वी पौने तो स्थायी पौने हैं लेकिन मानसूनी नहीं है, तो ये वाला तो कट जाएगा। लू और मानसूनी पौने ये भी नहीं है, क्योंकि जो लू है ये स्थानीय पौने हैं और जो मानसूनी पौने हैं ये मौसमी पौने हैं, दोनों अलग अलग हो गया। समुद्री समीर भाई, समुद्री समीर ये भी स्थानीय पवन है। ठीक है, पश्चिमी पौने तो चलो स्थायी पौने हैं। तो व्यापारिक पौने और पश्चिमी पौने ये क्या है? ये स्थायी पौने हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए, पवनों के बारे में दिए गए कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। देखिए, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। जी हाँ, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है, ये ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों यहाँ पे सही हैं, बी ए की सही व्याख्या
नहीं कर रहा है। सही तो है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में चले जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है विभिन्न जलवायविक दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। सही है, और ये तो ठीक है क्योंकि किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि केवल बारिश पर ही डिपेंड करे वहाँ की वनस्पति, नहीं। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मोटाई कितनी है, ढलान कैसी है, इन सभी रीजन्स पर डिपेंड करती है। ये सभी कारक होते हैं, इसलिए बी तो गलत है, केवल ए सही है आपका इसमें। ठीक है, केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है। सबसे पहले तो प्रिंस चार्ल्स पर्वत क्या है? प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है ये पहाड़ों का एक समूह है सर। क्या है? पहाड़ों का एक ग्रुप है प्रिंस चार्ल्स पर्वत, जिसमें एथोस रेंज, पार्थोन्स रेंज और अरामिस रेंज ये सब इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? लौह अयस्क से संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? तो देखिए समय के अकॉर्डिंग चीज़ें यूज में आ जाती हैं। कोई चीज़ जो 10 वर्षों से खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, यूजलेस है, हो सकता है आज हमारे काम आ जाए, है ना, और उससे हमारा बड़ा काम निकल जाए, तो वो हमारे लिए संसाधन बन गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो जो है ऐसी सी चीज़ों को संसाधन बना रही है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो टेक्नोलॉजी भी चीज़ों को संसाधन में परिवर्तित कर रही है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी चीज़ें काम में लाई जाती हैं। ज़रूरत पड़ी, पहले कोई चीज़ यूजलेस थी, हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने उसका प्रयोग किया, तो ये क्या है, ज़रूरत भी जो है वो किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। ये भी एक अहम कारक माना जाता है। ABC तीनों यहाँ पे ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी है भाई? तो देखिए मलेशिया में रबड़ हो गई, ब्राज़ील में कॉफ़ी हो गई, भारत में चाय। ये रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ABC, ये क्या है? ABC तीनों ही रोपण कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। रोपण कृषि विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। इतनी बात क्लियर होती है। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और 14 अक्टूबर 1956 की बात है। 14 अक्टूबर 1956 को अपने लगभग 3.65 लाख यानी कि 3.65 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया और महात्मा बुद्ध के आदर्शों का पालन करने की शपथ इन्होंने ग्रहण की थी। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? विविधता का वैध उदाहरण नहीं है। देखिए एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये विविधता का उदाहरण है। एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, ये विविधता का उदाहरण नहीं है। आप यहाँ पे भेदभाव कर रहे हैं, आप उनको पद के हिसाब से मान सम्मान दे रहे हैं। ये क्या है? ये विविधता नहीं है, ये भेदभाव है। गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है, ये डाइवर्सिटी है। एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और अक्सर सामान्य वार्तालाप होती है, ये डाइवर्सिटी है। लेकिन एक गांव में अलग अलग जाति के लोग हैं और उनको आप पदानुक्रमित तरीके से देख रहे हैं, किसकी क्या पोस्ट है, कौन किस पोजीशन पे है, कौन अमीर गरीब है, ये तो भेदभाव हो गया। ठीक है, ये डाइवर्सिटी नहीं होगी। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? राज्यसभा है सर। क्या नाम है? राज्यसभा। संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? संसद में प्रश्नकाल कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में से क्या बाजार का प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार होती है, बिल्कुल होती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बाजार है, मॉल भी बाजार है। लेकिन जो पुटिंग आउट सिस्टम है, दादन व्यवस्था, जिसमें जो व्यापारी होता है कच्चा माल देता है और बुनकरों से तैयार माल प्राप्त करता है, ये बाजार नहीं है, ये क्रय विक्रय की एक प्राचीन प्रथा है।
ठीक है। क्रय विक्रय की क्या है, प्राचीन प्रथा है एक। प्रश्न कहता है जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। एक बुनकर को नुकसान ये होता है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता। भाई जो व्यापारी है वो तो बुनकर से कप तैयार माल ले गया, अब 100 रुपये में वो ले गया, ठीक है, वो जाकर के उसको 300 में बेचता है, 500 में बेचता है, कितने में बेचता है, इस पर बुनकर का कोई अधिकार नहीं रह जाता, सारा मुनाफा व्यापारी ले जाता है, ये उसका नुकसान होता है, जबकि माल उसी ने तैयार करके दिया है। ठीक है। रोजा पार्क्स जिनकी कहानी हमने पढ़ी थी है ना पॉलिटी में, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। ये आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये आजकल के इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन को शुरू किया था, यहां से शुरू हुआ था। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न लीजिए, देखिए बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने। आंगनवाड़ी क्या है, व्हाट इज आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी जो है यह क्या है, यह चाइल्ड केयर सेंटर है। क्या है, आंगनवाड़ी एक बाल गृह है, चाइल्ड केयर सेंटर है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट करना है, जिससे वे प्राइमरी स्कूल में बेहतर ढंग से एजुकेशन पाने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चाइल्ड केयर सेंटर होता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि उसे न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो ये उसका संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत ये बात उसको कही गई है कि यदि तुम्हें न्याय नहीं मिलता है तो तुम पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे, फिर स्टेट लेवल पे जाओगे, फिर तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, यानी कि पहले जो हमारे जिला न्यायालय हैं या उसके बाद जो उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते, यानी कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है, उसके चलते परियोजना को मंजूरी नहीं मिली। यहाँ पे कहीं भी हमें ये नहीं दिख रहा कि सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा हो। ये तो बात ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, तो मंजूरी नहीं मिली प्रोजेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज नहीं कल मिलेगी। उच्च अधिकारी के द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने के लिए कहना, ये सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है कि तुमने फोन कर दिया, भैया उसकी रिपोर्ट मत लिखना, वो अपना आदमी है। कक्षा मॉनिटर के द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लग रहा है, इसका सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है कि तुम मॉनिटर बना दिए गए, तुम्हारे पास थोड़ी सत्ता आ गई, अब तुम गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगा रहे हो, ये सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। बी और सी इसमें राइट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। देखिए, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। न्यायपालिका के जो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें 3 हमारे अलग अलग स्तर के न्यायालय हैं और ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा समावेशी, देखिए कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण है। समावेशी कक्षा का उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ना और अध्यापक के द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि। एक समान शिक्षण विधि यहाँ पे आप नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नता पर जोर देती है। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना नहीं, इसमें सब एक साथ पढ़ते हैं। अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन करना और विशिष्ट विद्यार्थियों की, सिर्फ विशिष्ट विद्यार्थियों की बात हो रही है तो ये भी कट जाएगा। अध्यापक के द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण है क्योंकि जो समावेशी कक्षा है वह बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि उसकी योग्यता, रुचि, स्तर, वृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था के संचालन पर बल देती है ताकि सभी बच्चों को अपनी खुद की जो है प्रोग्रेस मिले और अपना बच्चा खुद आगे बढ़ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़े बड़े हो गए है ना। प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती है। क्या करवा रही है, एक तो पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा कर रही है, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तनों का विश्लेषण कर रही है, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के क्या कारण है उस पर चर्चा कर रही है,
अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा कर रही है। ये सारी बातें इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में से कौन से कॉन्सेप्ट को पूरा करना चाहती है, कौन से कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती है। तो यहाँ पे जो टीचर है वो क्लाइमेट चेंज पर जो है कॉन्सेप्ट को पूरा करना चाहती है। क्लाइमेट चेंज कैसे होता है इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को वो समझाना चाहती है। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ ये अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें, यानी कि इंडियाज डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट नेसेसिटेट्स दैट सोशल साइंस क्लासरूम्स नर्चर। क्या करें सोशल साइंस क्लासरूम? तो ये जो है कि बड़े समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को पोषित करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुनें। पूछताछ आधारित सीखने के लिए देखिए, पूछताछ आधारित जो शिक्षा है ये क्या कहते हैं उसको, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण पद्धति है। कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है। सीक्वेंस में लगाने के लिए कह रहा है, क्रम ध्यान रखिएगा। पहले बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है और फिर उसके बाद में योजना बनाया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर इसके बाद उसकी जांच की जाती है। ठीक है, फिर लास्ट में उस पर चिंतन किया जाता है। ये तरीका सबसे बेस्ट है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सामाजिक विज्ञान का टीचर औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। औपनिवेशिक काल में महिलाओं की स्थिति को अगर समझाना है तो रुकैया सखावत के द्वारा लिखित सुल्ताना का स्वप्न आप बच्चों को दे सकते हैं, और राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन जो छुप छुप करके पढ़ाई किया करती थी उसकी कहानी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, उनकी आत्मकथा। कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना, पढ़ना जरा सोचना, ये इसका मतलब नहीं है यहाँ पे, ये भी ठीक नहीं है, केवल ए और बी यहाँ पे राइट हो जाता है। ये आप बच्चों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, कैसे वो पढ़ती थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक टीचर शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हुए हैं। ये कहता है कि कौन सी विधि हो जाएगी ये, तो ये जो है ये समस्या समाधान विधि है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि है, या ये प्रदर्शन विधि है, या फिर स्रोत विधि है। तो ये स्रोत विधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अध्यापक इस शिक्षण में सहायक सामग्री के तौर पर ये चीज़ें लेकर आता है तो किस स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है या किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो टीचर यहाँ पे स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, स्रोत विधि टीचिंग की वो मेथड है जिसमें विभिन्न घटनाओं की जानकारी देने में अलग अलग प्रकार के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं की कटिंग हो गई और पुस्तकों की पंक्तियाँ हो गई, चित्र हो गए, ऐतिहासिक क्लिप हो गई, इनका प्रयोग किया जाता है। ये सोर्स मेथड कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो उसमें आते हैं चोल चेर पांडे, हमने खूब पढ़ा था अच्छे से, चोल चेर पांडे। ठीक है, इनका संकलन है। चोल चेर पांडे को क्या कहा जाता है? मुवेंदार की संज्ञा इनको दी गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, यही इसमें सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राज का सही वंशानुक्रम, हमने आपको एक पूरा सीक्वेंस वाला चार्ट आपको दिया था और जो नोट्स दिए हैं उसमें भी उसको लगाया हुआ है, तो वहाँ से आप देखिएगा कि किसका शासनकाल कब से कब तक रहा, उसके हिसाब से आप इसको सही लगा सकते हैं। बाकी अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले तुर्क आएगा, फिर खिलजी शासन आया था, फिर तुगलक आया था, फिर सैयद आया था, उसके बाद लोधी वंश आया था। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित सूची ए में दी गई नृत्य शैलियाँ हैं, इनका सूची बी में उनसे संबंधित राज्य का मिलान करें। कौन सी नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? जैसे भरतनाट्यम जो है ये शास्त्रीय नृत्य जो है तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ है तमिलनाडु? ये रहा। कथकली की बात करें तो ये नृत्य केरल राज्य से संबंधित है, केरल हो गया। यक्षगणम कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश
किसका? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों अलवारों के विषय में सही नहीं है, यानी कि उनसे बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए कहता है ये संत सभी जातियों के जिनमें अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ठीक है, वेरी गुड, ये तो सही है, ये इनके बारे में सही है। हमें ढूंढना है कि कौन इनके बारे में सही नहीं है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे, ये भी ठीक है। ये शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे, ठीक है। ये संगीत का विरोध करते थे, नहीं भाई, संगीत का विरोध नहीं करते थे। अलवार और नैनार जो हैं ये संगीत का विरोध नहीं, बल्कि अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन संगीत किया करते थे, भजन गाया करते थे। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये नैनार अलवार के बारे में सही नहीं है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण को काल क्रमानुसार लगाइए, यानी कि कौन सी घटना पहले घटी, कौन सी बाद में घटी। प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता आ गई, सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना, ये सबसे पहले घटना घटी थी। सबसे पहले उनके जो सैनिक संसाधन थे, जो वित्तीय संसाधन थे, वो कम हो गए थे। सी पहले आएगा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमण, ये तो बाद में हुआ, ठीक है। सी पहले इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कट गए। हमारा एक ऑप्शन 3 वाला राइट हो गया, सी पहले हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या हुआ था? फिर इसके बाद में प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन हो गया। फिर नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के द्वारा आक्रमण हो गया। फिर जो है ईरानी तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता भी हो गई। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी। सही है, बिल्कुल सही है, ए सही है। दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति भी मिल गई थी। ऐसा नहीं कि नहीं मिली थी, मिल गई थी। बी गलत हो जाएगा, ठीक है। ए सही है किंतु बी गलत है। प्रश्न लीजिए, कहता है अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपने आधे क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। सही है। सहायक संधि की शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। यदि भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके क्षेत्रों का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे राइट हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए और बी सही है, ए का कारण बी है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, किसने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी? किसने लिखी थी? पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी या फिर बेगम रुकैया सखावत ने? तो ताराबाई शिंदे ने लिखी थी, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना जो है वो किताब किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी 1882 में, 1882 में, ठीक है। और ये जो रचना है उन्होंने मराठी भाषा में की थी। अगला प्रश्न लीजिए, देखिए सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखक कौन है? सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन ने किताब लिखी थी। प्रश्न कहता है स्वदेशी आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। किन विचारों को प्रोत्साहित किया था? तो इन्होंने स्वदेशी व्यापारिक संगठन पर जोर दिया, इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया, भारतीय भाषा का उपयोग हो इस पर इन्होंने जोर दिया। ऐसे विचारों को इन्होंने प्रोत्साहित किया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे हमारे, ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने वर्ष 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। बात ठीक है। दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगर है ऑप्शन में तो हाँ ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य हैं इंडोनेशिया, मिस्र, इजिप्ट, घाना। ये क्या है? इंडोनेशिया, मिस्र यानी इजिप्ट, घाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। तो हमारा तीनों इसमें राइट हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कहाँ? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन कहता है इनका विचार करें। जैसे उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? हमें बताना है कौन सही सुमेलित है। सही इसमें कौन कौन सुमेलित है? तो देखिए, एक तो हमारा
मंगल जो कि आंतरिक ग्रह है, ये ठीक है। मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह है और पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां बड़ा ग्रह है, दोनों ही ठीक है। ए और डी राइट हो जाएगा इसमें, ए और डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषुवत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो जो विषुवत रेखा है वो ब्राज़ील देश से होकर के गुजरती है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर बताएंगे क्लास कैसी रही। कथन ए कहता है कि विषुवत वृत्त वह अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। बिल्कुल सही बात है। किसी स्थान विशेष के स्थानीय समय के निर्धारण में अक्षांशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नहीं प्यारे दोस्तों, अक्षांशों की नहीं, देशांतर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, किसकी? देशांतर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए ए सही है, बी गलत है, केवल ए सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 105 क्वेश्चन थे जो क्लियर हुए। कैसी रही क्लास ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का दिल से स्वागत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।